हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं इतिहास का मॉडल सेट, ठीक ना। हिस्ट्री का मॉडल टेप इस जिसमें वो आप लोग को 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक वीडियो आप लोग के बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो इस वीडियो में जो भी हम आप लोग को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको सेंटअप के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटअप के एग्जाम से और एनुअल के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो आंसर आप लोग को पता हो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ठीक ना। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, बताने से पहले आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज खास बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज 2 अक्टूबर है, ठीक है। आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन हमारे देश में गांधी गांधी जी का जयंती मनाया जाता है, ठीक ना। महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है का। और उनसे मतलब कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को माना जाता है। और उन्हीं के मतलब कि जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक ना। तो 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस भी मनाते हैं अपने देश में, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म की अगर हम बात करें बाबू, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके बारे में हम डीपली एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में। सबसे पहले हम अपना काम करिए, पहले हम अपने हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। निवेदन है आप लोगों से कि सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं। और जो आपके दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास शेयर कीजिए। सबसे पहला काम आप लोगों का कि वीडियो का शेयर कीजिए। दूसरा काम आप लोग का वीडियो का लाइक कीजिए। और तीसरा काम आप लोग की आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, लास्ट सेशन तक बने रहिए और देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। और इसके जो जवाब पता है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कहने का ये मतलब है बाबू कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था जहाँ से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो वह है बाबू मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। सूती कपड़े का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 नंबर प्रश्न है बाबू कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे, ठीक है। पशुपति महादेव थे, ऑप्शन सी विल बी आंसर। हालांकि बात बाबू आप लोग को बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से की खुदाई के बाद से वहाँ ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसको मंदिर साबित किया जा सके, या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसे मंदिर साबित किया जा सके, ठीक है। लेकिन हम उसके सिक्कों पर, वहाँ जो सिक्के मिले थे उस पर जो हमें पुजारी का जो मतलब कि मूर्ति मिला था, ठीक ना, उससे हम मानते हैं कि ये लोग पशुपति महादेव के जो है कि बहुत पुजारी थे। और कुबड़ वाला बैल जो है कि पूजनीय था इन लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप लोग भी वीआई क्वेश्चन मानिएगा, एग्जाम के व्यूज है, ठीक ना। कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ठीक ना। कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन ऐसा स्थल था जिसको हम लोग जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये एक दूसरे को मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, ठीक ना। तो आप लोग को हर प्रत्येक वीडियो में वो हमने बताया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने, राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम दयाराम साहनी की बात करते हैं तो इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज किया था, ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मतलब कि किस स्थान से शतरंज की तरह का खेल प्राप्त हुआ है। तो 5 का हो जाएगा ए, हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन हम आप यूनिक लेके आए बाबू, यूनिक क्वेश्चन है एकदम ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के पहले कई सेटों में नहीं था, लेकिन आज ये इसको इंक्लूड किया गया है आप लोग के सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम के व्यू से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। इसको भी वीआई क्वेश्चन मानिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। अगर हम उठा लेते हैं 13 और 15 तो इसमें जरूर पूछा है, ठीक ना, कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक ना। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा वो बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ। कौन था, बृहदर्थ था अंतिम राजा।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। तो आप लोग बता दें कि चारों ऑप्शन में हो जाएगा सिन्हल द्वीप, ठीक ना, क्या हो जाएगा सिन्हल द्वीप, सिन्हल द्वीप में भेजा था। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। हम लोग श्रीलंका भी कहीं ऑप्शन में देगा आप लोग को, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी विल बी आंसर सही है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट, जी हाँ बाबू, वही आर्यभट्ट जिसने जीरो का आविष्कार किया था, जिसने जीरो का आविष्कार किया था उसी आर्यभट्ट की बात हो रही है कि वह कहाँ का निवासी था। तो वो पटना का निवासी थे, ठीक ना, कहाँ का, पटना के निवासी थे। ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिष थे, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को बता दें कि गुप्त काल जो है कि स्वर्ण काल कहलाता है। भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो बाबू गुप्त काल जो है कि स्वर्ण काल कहलाता है। आप लोग को बाबू सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है, आएगा कि गुप्त काल स्वर्ण काल कैसे था, ठीक ना। स्वर्ण काल को गुप्त काल को स्वर्ण काल कैसे कहा जाता है, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बाबू आप लोग को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, ठीक ना। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो ये कई बार हमने पीछे भी वीडियो में बताया बाबू। अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी दीजिए कमेंट में, ठीक ना। सारे बच्चे का कमेंट दीजिए, ठीक ना। बी विल बी आंसर, सही एकदम राइट है, सबका सही है। नेपोलियन, नेपोलियन विल बी आंसर, ऑप्शन बी विल बी आंसर होगा इसका, ठीक है। अब अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्जुन किसके शिष्य थे, ठीक ना। अर्जुन किसके शिष्य थे। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्जुन किसके शिष्य थे, तो अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किसके, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन सी विल बी आंसर, 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन बाबू कल भी वीडियो में हमने बताया था, परसों भी बताया था कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। जो बच्चे और जो लड़के और लड़कियाँ मतलब कि डेली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव, खासकर ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि छूटेगा नहीं कोई, ठीक ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत जल्दी हम लोग लेके आने वाले हैं, अभी लाइव क्लास सब्जेक्ट चलेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक ना, उसकी तैयारी चल रही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ना कि कर्ण की माँ कौन थी, ठीक है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, कर्ण की माँ कौन थी। 13 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि कर्ण की माँ कौन थी। तो कर्ण की माँ कुंती थी। ये सब आप लोग को पता है कि कर्ण की माँ कौन थी। तो कर्ण की माँ कुंती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना किसने किया था। तो सबको पता है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। क्या, वाल्मीकि ने किया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ए विल बी आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, ठीक है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु बाबू हमको अगर बताते हैं तो 15 का ये हो जाएगा कि गाय हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। आर्य थे, ठीक ना, आर्य जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में आए थे और वैदिक काल माने इनका ही बसाया हुआ था। तो वैदिक काल में ये लोग गाय को सबसे प्रमुख माने थे, ठीक है, गाय को सबसे प्रमुख माने थे आर्य। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 16 नंबर प्रश्न है बाबू कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन पिछले परसों वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था, ठीक ना, कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो जब गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के गए थे उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रम कहा गया है, ठीक है। और जब वो पहला उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और जब उन्होंने मर गए थे, जब उनका देहांत हो चुका था, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। तो जब वो घर छोड़ के गए थे उसको महाभिनिष्क्रम कहा गया है। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो यह बाबू प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो उसे हम लोगों ने धर्मचक्र परिवर्तन कहा था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि द्रौपदी किसकी पत्नी है। जैसा कि बाबू आप लोगों को पता है कि द्रौपदी महाभारत का एक पात्र थी, मतलब कि एक
एक्टर उसको बोलेंगे कि एक हिस्सा थी, ठीक ना, द्रौपदी। और उनकी शादी अर्जुन ने स्वयंवर रच के हुआ था, स्वयंवर रच, जिसको अर्जुन ने स्वयंवर जीत के किया था मछली की आँख बेच कर। लेकिन जैसे अर्जुन अपने घर पे लेके आए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं एक सामान लेकर आया हूँ। तो उनकी माँ ने कहा कि आप पांचों भाई आपस में बांट लो। तो ये क्या हुआ कि द्रौपदी की पांचों भाई जो है कि इनके पत्नी हो गए। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो ये हो जाएगा कि इनमें से सभी की पत्नी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी की पत्नी। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। चलिए, अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी, ठीक ना। चौथी बौद्ध परिषद, बाबू हमने बताया कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के मरने के बाद क्या होता है कि बौद्ध परिषद, बौद्ध मतलब कि बौद्ध संघों का एक संगठन बैठा और वहाँ जगह जगह पे उनका सभाएं शुरू हो गई थी, ठीक ना। तो 4 सभाएं हुई अभी तक बौद्ध में। तो वही पूछ रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किसके शासक काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध परिषद हमें लगता है कि कनिष्क के शासक काल में हुआ था। 19 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 19 का डी विल बी आंसर, कनिष्क का। इसको बोलेंगे कि पहली सदी में हुआ था, ठीक ना, पहली सदी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। कितने सूबों का वर्णन है, इस क्वेश्चन पे बाबू बच्चे फंस जाते हैं कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो बाबू बता दें कि आप लोग कि 12 सूबों का वर्णन है। कितने, 12 सूबों का वर्णन है। आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा, कितने सूबों का वर्णन है, 12 सूबों का वर्णन है। ऑप्शन बी विल बी आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो भारत में किसने तंबाकू का पौधा लगाया था या भारत में किसने तंबाकू लेके आया था। तो बता दें आप लोगों को कि ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। हम बता दें कि आपके देश में जो भी पोटैटो मतलब कि आलू, टीन, टोमेटो, टमाटर, मिर्चा और तंबाकू चलता है, जैसे हम लोग आज आलू, टमाटर, मिर्चा और तंबाकू, ये हमारे पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ये हमारे देशी उपकरण नहीं है, हमारे देश के नहीं है, ये पुर्तगालियों के द्वारा हमारे देश में लाया गया था और हमने इसे अपने कल्चर में शामिल कर लिया। आपके देशों में जो टाई चलता है ना, टाई, छोटे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो टाई पहनेंगे, बड़े लोग जाएंगे तो कोट, टाई और कोट पहनेंगे। तो वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। टाई कोट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, आलू, टमाटर, मिर्चा और तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। बहुत बढ़िया। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन बाबू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षण कौन था, संरक्षक कौन था, ठीक ना। कौन अकबर का संरक्षक कर रहा था। तो आप लोग को पता है कि अकबर 1556 ईस्वी में राजा बन चुका था। जो उस समय अकबर की उम्र अगर हम मानते तो 13.5 वर्ष का था, मतलब कि अप्रॉक्स 14 साल, ठीक ना। सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला ये राजा था अकबर मध्यकालीन भारत में, ठीक ना। अब इसका संरक्षण की जरूरत था, तो इसकी संरक्षण कौन कर रहा था, तो बैराम खान कर रहा था। कौन, बैराम खान कर रहा था। कौन, बैराम खान। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए विल बी आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था। एक मुगल शासक था जो कि स्वयं महान कवि भी था, ठीक ना। तो कौन सा मुगल शासक स्वयं कवि भी था, तो वो था बाबू बाबर। बाबर क्या था, एक मुगल का प्रथम शासक भी था और यह एक कवि भी था, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में जवाब देते रहिए, ऐसे ही बने रहिए, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, 24 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बहुत कम लड़के जोड़ते हैं, ठीक ना। थोड़ा ज़्यादा अप्रोच ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना, थोड़ा और अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए 25 नंबर, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा ये चीज़ है, ठीक ना। अब समय बहुत कम बच चुका है आप लोग के पास, हमारे अप्रोक्स से आप लोग पास 130 दिन 135 दिन ही बचे हुए हैं, जो कि आप लोग को गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। देखते देखते तो प्रत्येक दिन तो निकल ही जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ठीक ना। तो विजयनगर का महानतम शासक बाबू था आप रखा कृष्णदेवराय था, ठीक है। कौन था, कृष्णदेवराय था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, कृष्णदेवराय था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच, ठीक ना, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो वो था बाबू रायचूर दोआब के चलते, ठीक ना। किसके चलते, रायचूर दोआब के चलते। किसके चलते, रायचूर दोआब के चलते होता था, ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक ना। देखिए यहाँ पे था विजयनगर, यहाँ पे था बहमनी, ठीक है। यहाँ पे था विजयनगर, यहाँ पे था बहमनी। इसके बीच में कृष्णा नदी
और कृष्णा नदी और एक और नदी था इसका सहायक नदी, उसका दोआब था, रायचूर दोआब। तो इसके दोआब के चलते यहाँ पे अन्न बहुत ज़्यादा निकलता था, उपज होता था। यहाँ पे इतना ज़्यादा अन्न उपज होता था कि अगर एक हाथी के बैठने की जगह पर अगर हम अन्न उपज कर दे, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक हाथी बैठ सके, अगर उतना में इतना अन्न उपज हो जाता था कि एक परिवार 7 साल भर तक खा सकता है, ठीक ना। तो समझिए कि कितना अच्छा यहाँ पे वो उपज था। तो इसको लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता था दक्षिण भारत में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा वो कि दीन इलाही किसी से संबंधित है, ठीक है। दीन इलाही किसी से संबंधित है, तो हमने कई बार इसके पीछे वीडियो में बता रखा है आप लोगों की दीन इलाही अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, ठीक है। अकबर ने क्या किया था कि बाबू सारे धर्मों को ग्रंथों को एक करके पढ़ा था, मतलब कि पढ़ा था एक एक करके, पढ़ा नहीं था, अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक ना। तो सबको मतलब कि सुना था। फिर उसने देखा कि यार कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें कोई धर्म अच्छा से एक नहीं कर रहा है पूरे मनुष्य को। तो उसने कहा गया कि एक अलग धर्म ऐसा स्थापित किया जिसका नाम दिया था दीन इलाही धर्म। और एक क्वेश्चन पूछेगा वो कि दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो था मात्र एक बीरबल। बीरबल ने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, उसके बाद से कोई हिंदू उसको स्वीकार नहीं किया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। 28 नंबर की सिलसिला क्या है, ठीक ना। तो सिलसिला बाबू आप लोगों को पता है कि यह एक सूफी व्यवस्था है। क्या है? सूफी व्यवस्था। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? और सॉरी अंग्रेजों कहते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक था और बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक ना। तो औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 29 का आपका हो जाएगा डी, मकसबद, ठीक ना। क्या हो जाएगा? मकसबद, डी, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन ए विल बी आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अल बरूनी किस सदी में भारत आया था? किस शताब्दी में भारत आया था? अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो अल बरूनी बता दो आप लोग को 11वीं सदी में भारत आया था। क्या हो जाएगा? 31 का ए विल भी आंसर हो जाएगा। फिर आपको कहेगा सर वो तो 1013 में आया था, 1013 में आया था, तो फिर 11वीं सदी में कैसे आ गया? तो अब वो 1013 में आया था, तो इसको हम 11वीं सदी ही बोलेंगे, ठीक ना। 11वीं सदी ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था, ठीक ना। मेगास्थनीज कौन था? तो बता दे वो कि मेगास्थनीज एक राजदूत था, ठीक ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने भारत के अर्थव्यवस्था को और भारत के राज्य व्यवस्था को जो भी देखा, तो उसने अपने एक पुस्तक इंडिका में वर्णन किया था, ठीक ना। तो यह एक इंडिका पुस्तक का लेखक भी था और यह एक राजदूत था, ठीक ना। मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, ठीक ना। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो वो था चंदर बदाई का था। कौन था? चंदर बदाई था। कौन था? ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू। 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जब भारत आया था तो उस समय किसका शासनकाल था? तो जब इब्न बतूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बिना समय गंवाए, ठीक ना। बिना समय गंवाए बाबू हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। 35 बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक ना बाबू। ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक ना। तो ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो रिवेन्यू था उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसका श्रेय दिया जाता है, ठीक ना। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि बंगाल में और बिहार में जो है कि स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट रिवेन्यू जो है कि स्थापित किया था, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? वो बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी विल बी आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो वो था ऑप्शन सी विल बी आंसर, बंगाल में, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो संताल विद्रोह से कि संताल विद्रोह का नेता कौन था? वहाँ बाबू वही संताल विद्रोह जिसका विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1855 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। तो इसका नेता कौन था? तो इसका नेता थे बाबू सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू याद रखिएगा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। बहुत बार ये पूछता है बाबू, इसलिए हम इतना आप लोग को रट्टा दिला रहे हैं, ठीक है। चलिए
38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। ठीक ना, 38 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक बाबू को मुनरो एवं रेड थे। ठीक ना, कौन थे? मुनरो एवं रेड। ऑप्शन सी विल बी आंसर। बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा पक्का, मुनरो एवं रेड थे। ठीक ना, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? किसने कहा था कि यह एक क्रांति? 1857 का जो क्रांति हुआ था अपने देश में, जो आंदोलन हुआ था, उसको एक क्रांति का रूप किसने दिया था? किसने कहा था कि ये क्रांति है? तो हमको लगता है कि बाबू कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह एक क्रांति है। ऑप्शन ए विल बी आंसर। जिनका आ रहा है उनका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ऐसे ही आप लोग डटे रहिए। ठीक ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों बस शेयर कीजिए, बने रहिए लाइव सेशन के अंत तक। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। क्या होता है बाबू कि 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, तो आपके देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक हर जगह से ये आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो कहीं ना कहीं से जो जहां से था वहां से इसका नेतृत्व जरूर कर रहा था। इसका मेन नेतृत्व था बहादुर शाह जफर के हाथों में। ठीक ना, लेकिन लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से बाबू बता देते कि बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, बहुत बढ़िया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापकत के सिद्धांत किससे का संबंध किससे है? तो वह मिंटो से। किससे? मिंटो से। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा। वीवीआई मान लीजिए इसे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कई बार हमने करा चुका है आप लोग को। तो बिहार में कौन थे? तो बाबू बिहार में बता दें आप लोग को, वीर कुंवर सिंह थे। अगर वीर कुंवर सिंह ऑप्शन में है तो टिक मारिए, नहीं है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं मार के निकलिए। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आंसर। लेकिन बाबू आप लोग के ध्यान रखिएगा कि बिहार का तो पूछता ही है, लेकिन पटना का भी पूछता है। तो पटना का बाबू पीर अली। ठीक ना, क्या होता है? पीर अली। आप लोग एक चीज़ बताते हैं, जब आप लोग गांधी मैदान जाते हैं, पटना के गांधी मैदान जाते हैं, तो गांधी मैदान के इधर एक पार्क है। ठीक ना, जस्ट पूरब साइड में। तो वहाँ पे देखेगा कि लिखा हो कि शहीद पीर अली पार्क। शहीद पीर अली पार्क, ये मैंने 2 दिन पहले जाके देखा तो ध्यान आया कि अरे यार ये तो पार्क है यहाँ पे, उनका नाम से लिखा है कि शहीद पीर अली पार्क। तब मैंने वहाँ जाके उनको नमन किया और मैंने बहुत ही उस पार्क में घूमा भी, तो पाया कि यार सच में मतलब कि शहीदों के यादगार में बहुत अच्छा काम किया गया है। ठीक ना, तो पीर अली पार्क, सॉरी, पीर अली जो है कि पटना से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति, और पूरे बिहार से वीर कुंवर सिंह ने संभाला था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ठीक ना, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो बाबू बता दें आप लोग को कि विक्टोरिया टेरी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना, विक्टोरिया टर्मिनस इस शैली में से किसी का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता के किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक ना, कलकत्ता, जी हाँ बाबू, आपके देश की जो पुरानी राजधानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है हुगली नदी के किनारे। कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगर हम 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना, 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो कि हमने कई बार आप लोग को बता भी रखा है। 45 नंबर क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? ठीक ना, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह बाबू है बम्बई में। ठीक ना, कहाँ है? बम्बई में। लेकिन अगर कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ कब था, तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अब बाबू बात क्या था, इसके निर्माण के पीछे कहानी क्या था? आपके देश में ब्रिटेन के जो राजा और जो रानी थे, जॉर्ज पंचम राजा, ठीक ना, और रानी थी विक्टोरिया शायद करके। ठीक ना, तो वो लोग आने वाले थे, तो उनके स्वागत में ही हमने बम्बई में बम्बई के सबसे दक्षिणी छोर पर हमने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, और यह 1911 में हुआ था। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन क्या शुरुआत है? वाह, क्या क्वेश्चन आया बाबू। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, और आज ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक ना, आप लोग को बताने में भी कितना अच्छा लगेगा हमें कि महात्मा गांधी का नाम अपने ऑटो से लिया जा रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरुआत किया? तो वो था वो चंपारण, अपने बिहार से किया था। लेकिन क्वेश्चन करेगा कि किसके बुलावे पे आए थे? तो वो थे राज शुक्ला। महात्मा गांधी जी चंपारण में किसके बुलावे पे आए थे? तो वो थे राज शुक्ला, याद रखिएगा, चंपारण। और ये कब हुआ था चंपारण विद्रोह? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। चलिए 1800 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन सुनिएगा कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। गए कब थे? तो 1893 में। ठीक है, चलिए
48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बाबू 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपी कलम हो तो हमारे ये सजेस्ट रहेगा कि लिख लीजिए। अगर कॉपी कलम होगा तो मेरा ये सजेस्ट है कि लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आप लोग को पता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। आप लोग को जैसा कि पता है, हमने कई वीडियो में बता रखा है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उसके बाद से इसमें प्रत्येक साल अध्यक्ष आते गए और अधिवेशन होता गया। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक ना, एनी बेसेंट थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि किसके सहमति से भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक ना। तो वो जगह डफरिन के संबंध से, ठीक ना, डफरिन की सहायता से हुआ था, डफरिन की सहमति से हुआ था, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि काला कानून किसे कहते हैं। काला कानून किसे कहते हैं बाबू? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं, ठीक है। इसको रॉलेट एक्ट को। इसमें इस कानून में क्या था बाबू कि इसमें आपको संदेह के आधार पर, शक के आधार पर आप लोग को पकड़ लिया जाएगा और उसमें ना वकील ना दलील और ना ही कोई, ना वकील ना दलील ना अपील, ठीक ना, यही याद रखिएगा। ना वकील ना दलील ना अपील, कोई काम नहीं आएगा। आप उस संदेह के तौर पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और जेल के अंदर आप बैठे रहिएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आपके ऊपर मुकदमा चलता रहेगा। एक दिन आपको निकाला जाएगा जेल से और फिर सजा दे दिया जाएगा। ये था काला कानून, ठीक है, रॉलेट एक्ट। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। ये कल के वीडियो में बताए थे बाबू, कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1932 में आया था, 1932 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये बाबू 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व बाबू कोई नहीं किया था, क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता, सारे बड़े बड़े चेहरे हमारे जेल में चले गए थे, ठीक ना, सारे बड़े बड़े चेहरे हमारे जेल में थे। तो लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं किया था, लेकिन ये आंदोलन इतना व्यापक रूप से फैला था कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिला था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 54 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, ठीक ना, कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो आप लोग को बता दें कि मार्च, बता, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आप बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है, मार्च 1942 में आया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में, 55 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा भी है और पूछ भी सकता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे बाबू सी राजगोपालाचारी। कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हमारे स्वतंत्र भारत में सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देते रहिएगा, ठीक ना। पहली बात तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आपका सेंटअप का एग्जाम जब आप लोग देख आइएगा तो पता चलेगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को कितने फ़ायदे किए हैं, कितने फ़ायदे किए हैं ये ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 57 में क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। गणतंत्र मतलब कि कब हमारा संविधान को लागू कर दिया गया था? तो वो था 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ये बात सबको पता होना चाहिए था। ऐसी आसान आसान क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक ना। 58 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। ये आपके बाबू हिस्ट्री के सबसे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए विल बी आंसर। जितने बच्चों का ऑप्शन ए विल बी आंसर आ रहा है उनका सब सही है, ठीक ना। और आप लोग को ये सब याद भी रहना चाहिए, ठीक ना। स्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये दो चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है, संप्रभुता निहित है, ठीक ना। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में के संप्रभुता निहित है, तो है राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। आपका जो देश का जो सबसे एकल नागरिक होता है, मतलब कि प्रमुख नागरिक होता है, वो है आपके राष्ट्रपति, ठीक है।
60 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, भारतीय संविधान कितने दिनों में बन के तैयार होता है। बाबू आप लोग ये याद दिलाते हैं कि आप अभी 12th में हैं, आज से 6 साल पहले 6 साल पहले आपने 6 में एक किताब पढ़ा था, ठीक ना, हिंदी, ठीक ना, जिसमें आप लोग भीमराव अम्बेडकर की कहानी पढ़े थे। उस कहानी में आप लोग को याद होना चाहिए कि हमारा संविधान का पूरा लेख लिखा हुआ था कि कितने साल में बन के रेडी हुआ था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। ऑप्शन बी विल बी आंसर। तो आई होप बाबू आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने आप लोगों को यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को हर चैप्टर से क्वेश्चन दिया हमने। तो सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग पुनः दोबारा देखते रहिएगा, ठीक ना। फिर अगले बार तो डेली ऑब्जेक्टिव आ ही रहा है, तो आई होप आप लोग इसको बना के देख रखिएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेंटअप के और एनुअल के एग्जाम में। तो जब भी बच्चे इसको टोटल देखें एक बार, मतलब कि गुड मॉर्निंग करके, या फिर जो भी ये तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी कुछ करके आप लोग जवाब दे दीजिए, जो जो आप लोग को आता हो, ठीक ना। हमें तो सब आता है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग को बने रहने के लिए। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।